नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल RD Study 99 में। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि जो सोर्सेस हैं हमारे हिस्ट्री को जानने के, उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम स्रोतों की बात करें तो स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। यानी कि यदि हमने इतिहास को जानना है, इतिहास को लिखना है, तो हमारे पास दो सोर्सेस होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस। तो जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं इनके अंतर्गत जैसे कोई कॉइन्स हो गए, सिक्के हो गए, या मूर्तियां हो गई, या स्मारक या भवन हो गए, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं, या अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम साहित्यिक स्रोतों को देखें तो इसके अंतर्गत उस टाइम पे जो साहित्य लिखे गए हैं वो आते हैं, या पुस्तक उस टाइम पे जो लिखी गई है वो आते हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, या जो विदेशी यात्री भारत में आते थे और भारत में उन्होंने जो देखा, जो उन्होंने महसूस किया, वो उसको एक पुस्तक में लिख देते थे। जैसे आपने इंडिका का नाम सुना होगा, तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, उसके माध्यम से भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को देखें तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अभी हमने देखा था कि पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, भवन एवं स्मारक आते हैं, मूर्तिकला हो गया या चित्रकला हो गया, ये सारी चीजें आती है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की, यानी कि लिटरेरी सोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं। तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है हमारा भारतीय साहित्य और एक है विदेशी साहित्य। तो जो भारतीय साहित्य होते हैं इसके अंतर्गत एक तो धार्मिक साहित्य हो गए, जैसे कि ब्राह्मणों ने कुछ साहित्य लिखे, बौद्ध ने कुछ साहित्य लिखे, या जो जैन साहित्य होते हैं इनके बारे में भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर एक है संगम साहित्य, और संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और एक है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, यानी कि इनको हम सेकुलर लिटरेचर बोलते हैं, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगर हम देखें कि जो विदेशी साहित्य होते हैं, तो जो विदेशी यात्री उस टाइम पे भारत आए होंगे, किसी शासक के दरबार में रहे होंगे, उन्होंने जो भारत के बारे में देखा, भारत के बारे में महसूस किया, या जिस राजा के शासनकाल में वे आए उनके शासनकाल के बारे में उन्होंने लिखा कि अच्छा था या कैसा उनका शासन था, तो उनसे भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो बढ़ते हम आगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पहला पुरातात्विक स्रोत है वो है अभिलेख। तो अभिलेखों की अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। और जो अभिलेख होते हैं ये या तो ये पत्थरों के ऊपर खुदे मिलते हैं, या ये कोई जैसे मेटल हो गया, मेटल के ऊपर इनको उत्कीर्ण किया जाता था, या धातु के ऊपर इनको लिखा जाता था। तो जो ये अभिलेख होते हैं इनमें साहित्यिक साक्ष्य के भांति परिवर्तन करना असंभव होता है, इसलिए इसमें जो वर्णित इतिहास होता है वो अधिक विश्वसनीय होता है। जैसे आप इसको देखेंगे दोस्तों, जो ये चित्र आप देख रहे होंगे ये एक अभिलेख का चित्र है, ये खुदा है पत्थर के ऊपर। तो पत्थर के ऊपर इन अभिलेखों को उत्कीर्ण किया गया है दोस्तों। हालांकि जो ये अभिलेख होते हैं इनमें तिथि अंकित नहीं होती है, लेकिन जो इनके अक्षरों की बनावट होती है उसके आधार पर हम मोटे तौर पर निर्धारित कर सकते हैं कि यह अभिलेख किस टाइम का लिखा गया होगा दोस्तों। तो जो ये अभिलेख है, आखिर इन अभिलेखों से हमें पता क्या चलता है, तो जिस राजा के टाइम पे ये अभिलेख उत्कीर्ण किए गए होंगे, हमें समकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक या जो सांस्कृतिक दशा होती है उस टाइम की, उसके बारे में हमें इनसे जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, कि वहाँ पे उस टाइम पे वहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, या वहाँ पे जो आर्थिक एक्टिविटीज़ होती थी या जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो कैसी थी। तो इनके बारे में हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है अभिलेखों के माध्यम से। फिर अगर हम बात करें तो जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो है हमें मध्य एशिया के बोगजगोई से प्राप्त होता है दोस्तों। तो मध्य एशिया में एक जगह है बोगजगोई, तो बोगजगोई से ये अभिलेख हमें
प्राप्त होता है। और इस पर जो हमारे वैदिक देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनके हमें नाम मिलते हैं दोस्तों। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास में देखें तो जो अशोक के अभिलेख हैं ये अति महत्वपूर्ण है। और जो अशोक के अभिलेख थे इनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नामक एक विद्वान ने पढ़ा था दोस्तों। तो ये अभिलेख, अगर हम इन अभिलेखों को देखें तो ये सरकारी और निजी दोनों तरीकों के हो सकते हैं दोस्तों। तो जो सरकारी अभिलेख हैं दोस्तों ये राज कवियों के द्वारा अपने राजा के लिए लिखे जाते थे, उनके लिए लिखे जाते थे। और जो निजी अभिलेख होते हैं दोस्तों ये या तो हमें मंदिरों पर देखने को मिलते हैं या ये हमें मूर्तियों पर देखने को मिलते हैं। फिर अगर आप इस चित्र को देखें तो जो चित्र आप देख रहे हैं ये है बोगजगोई अभिलेख। तो यहाँ पर इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य इन सभी के नाम उत्कीर्ण किए गए हैं दोस्तों। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर हम इन अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व देखें कि भाई जो ये अभिलेख हैं इनका महत्व क्या है, तो इससे हमें, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, कि तात्कालिक जो राजनीतिक जानकारी होगी, सामाजिक जानकारी होगी, वहाँ की जो रिलीजियस जानकारी होगी, आर्थिक जानकारी होगी, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है इन अभिलेखों के माध्यम से। और हम देखें तो इन अभिलेखों से हमें जो राजा होगा उस टाइम पे उसके चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि उस राजा की ख्याति कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, उस राजा का साम्राज्य कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, वो राजा महान था या कमजोर था या नालायक था, कैसा वो राजा था, उनके बारे में हमें अभिलेखों के बारे में जानकारी, उनके बारे में हमें अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगर हम देखें तो जो अभिलेख है अभिलेख से हमें जो राजा है, राजा के विदेशी संबंधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अशोक के अभिलेख हैं तो अशोक के अभिलेखों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसके जो पड़ोसी राज्य थे या जो विदेशी राज्य थे इनके साथ इसके संबंध कैसे थे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो सिक्के होते हैं दोस्तों, तो सिक्के भी पुरातात्विक स्रोतों में महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और इन मुद्राओं से हमें राजा की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, उसकी सांस्कृतिक जानकारी के बारे में भी पता चलता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें कि जो राजा है, अगर कोई राजा स्वर्ण के सिक्के चला रहा है, तो स्वर्ण मुद्राएं वो चला रहे हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि उस राजा की जो आर्थिक स्थिति होगी वो काफी मजबूत होगी, इसीलिए तो वो सोने के सिक्के चला रहा है। ठीक है दोस्तों। तो जो सिक्के होते हैं इनके अध्ययन से हमें अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत होते हैं ये मुद्राएं। और मुद्राओं से किसी भी शासक या साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम इन सिक्कों को देखें तो जो ये सिक्के होते हैं, अगर जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं दोस्तों। फिर जो ये मुद्राएं होती हैं इन पर अंकित तिथि से किसी भी शासक या साम्राज्य की कालक्रम की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है दोस्तों। फिर जो मुद्राएं होती हैं, जो ये सिक्के होते हैं, इनसे हमें तात्कालिक कला के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है या राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्के हैं, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों में जो समुद्रगुप्त है वो वीणा बजाते हुए दिखाई देता है, तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो कला प्रेमी था या वो कला को विशेष संरक्षण देता था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ क्वाइंस हैं प्राचीन समय के। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब ये है टेलीग्राम चैनल, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो फिर इसके अलावा अगर हम स्मारकों को देखें तो जो मेमोरियल होते हैं ये भी भारत के इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो भारत में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ था और आज हम अगर इन भवनों को देखें तो जो ये भवन है इनके कुछ अवशेष हमें मिल जाते हैं और इनके अवशेष से हमें पता चल जाता है कि जो ये भवन था इसमें किस प्रकार की निर्माण सामग्री का यूज किया गया था, उस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी थी जिसके माध्यम से इसको बनाया गया था, या उस टाइम पे कैसे भवनों को बनाया जाता था।
या एक मोटा मोटा अनुमान लगा लिया जाता है कि जो राजा का भवन होगा इतना बड़ा भवन था। तो इससे बारे में भी इससे भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो अगर हम आज के समय में देखें तो अधिकांश अवशेष संपूर्ण भारत में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा जो हड़प्पा है, जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो हड़प्पा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। हमने हड़प्पा के बारे में जाना, वहाँ का सामाजिक जीवन जाना, वहाँ का हमने कल्चरल जीवन जाना। फिर स्मारक हैं तो इसके अंतर्गत हम महलों को देखें या जो मंदिर है, जो इनकी शैली है, तो यहाँ से हमें वास्तुकला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पे जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था। और जैसे हम उत्तर भारत के मंदिरों की बात करें तो इनकी कुछ अपनी विशेषताएं होती है और इनकी मतलब कि जिस शैली से ये मंदिर बनाए जाते हैं, जिस शैली में इन मंदिरों का निर्माण हुआ है, उनको नागर शैली बोलते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वहाँ की शैली को द्रविड़ शैली बोलते हैं। तो उत्तर भारत में नागर शैली का यूज होता था मंदिरों को बनाने के लिए, जो दक्षिण भारत है वहाँ पे द्रविड़ शैली का यूज होता था। और कुछ मंदिर ऐसे हुए दोस्तों कि जिस पर हमें नागर शैली का भी इफेक्ट दिखा और द्रविड़ शैली का भी इफेक्ट दिखा, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का हमें मिश्रित रूप हमें मंदिरों में दिखा, तो उसे हम वेसर शैली बोलते हैं दोस्तों। तो इससे भी हमारे इतिहास का निर्माण होता है, ये हमारे इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत होते हैं। जैसे स्मारक के बारे में हमने इस स्लाइड में देखा। फिर हम बात करते हैं मोहरों के बारे में, यानी कि जो स्टैंप होते हैं उनके बारे में। तो मोहरों की अगर हम बात करें तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है ये मुख्य स्रोतों के अंतर्गत आती है। जैसे आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहां पर भी हमें अधिक मात्रा में मोहरें मिलती है दोस्तों। और उन मोहरों से हमें, जैसे कोई मोहर है, कोई स्टैंप है, उसके ऊपर किसी का चित्र बना हुआ है या कुछ लिखा हुआ है वहां पे, तो हमें वहां से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अगर किसी मोहर के ऊपर किसी एनिमल का चित्र बना हुआ है, किसी पशु का चित्र बना हुआ है, तो हमें तात्कालिक जलवायु के बारे में पता चल जाता है, पशु जगत के बारे में पता चल जाता है, भाषा के बारे में पता चल जाता है, या धर्म के बारे में हमें और आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पता चल जाता है दोस्तों। फिर हम बात करें कि अगर जो सिंधु क्षेत्र से जो हमें मोहरें प्राप्त हुई है वह किसी न किसी पशु की आकृति की है, और एक मोहर पर तो पशुपति शिव की मूर्ति भी उत्कीर्ण है। इससे ज्ञात होता है कि जो सैंधव लोग थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे या जो सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग रहते थे, वे शिव की पूजा करते थे, यानी कि वो भगवान शिव की पूजा करते थे। और जो मोहरें हैं वो तात्कालिक आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्य व्यवहार की जानकारी हमें प्रदान करवाते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है मिट्टी के बर्तन, उपकरण, आभूषण। तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं या उपकरण हो गए या आभूषण हो गए दोस्तों, तो भारत में जब विभिन्न पुराण स्थलों की खुदाई की गई तो वहां पर हमें विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, कुछ हमें उपकरण मिले जिससे वे लोग शिकार करते थे, ठीक है, और कुछ आभूषण मिले। तो इससे हमें वहाँ के उस टाइम का कल्चरल यानी कि जो कला के बारे में पता चल जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम देखते हैं कि जो पाषाण है यानी कि पत्थर है, धातु है, कुछ उपकरण पत्थरों से बनाए गए थे, कुछ धातुओं से बनाए गए थे और कुछ आभूषण थे। तो इनके अध्ययन से हमें उस युग के कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट चीज है कलाकृतियां। तो आपने देखा होगा कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में हमें अनेक मूर्तियां मिलती है, और जो ये मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई है दोस्तों। तो इससे हमें जैसे मूर्ति की बनावट के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ मतलब उस टाइम पे धर्म क्या था, वहाँ का कला क्या थी, उसकी संस्कृति के बारे में पता चल जाता है। और मूर्ति के माध्यम से हमें वेशभूषा के बारे में भी पता चल जाता है, उनके आभूषणों के बारे में भी पता चल जाता है दोस्तों। अगर आपने अजंता और बाघ की गुफाओं के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर काफ़ी चित्र बनाए गए हैं जिससे हमें वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चल जाता है, या वहाँ का जो आर्ट था यानी कि कला थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना।